दोस्तों, वैसे तो कोई औरत अपने पति को बांट नहीं सकती, परंतु आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, उसमें एक औरत बड़ी ही खुशी के साथ अपनी सौतन अपने घर लेकर आती है। वह अपने पति का विवाह बड़ी ही धूमधाम के साथ और बड़ी ही खुशियों के साथ करती है, परंतु अंत में उसके साथ ऐसा कुछ होता है कि वह अपनी जान दे देती है। उस औरत के साथ क्या हुआ, इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। पंडित देवदत्त के विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु अभी तक उन्हें कोई संतान न थी। जब तक उनके माँ बाप जिंदा थे तब तक वे देवदत्त से दूसरे विवाह के लिए कहते थे, परंतु माता पिता के जाने के बाद यह दबाव उन पर कोई नहीं बनाता। पंडित देवदत्त अपना दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह अपनी पत्नी गोदावरी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे और वे थोड़े नए ख्यालात के थे। उन्हें यही लगता था कि मेरी आमदनी इतनी नहीं है, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, मुझे उससे जो पैसे मिलते हैं हम दोनों पति पत्नी का पेट भर जाता है। इसमें भला संतान अगर हो गई तो उसका पालन पोषण कहाँ से करेंगे। जब तक माता पिता में सामर्थ्य ना हो तब तक बच्चा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उनका लालन पालन अच्छे से ना हो सके तो बड़ा ही कष्ट होता है। शुरू शुरू में तो जब वे छोटे बच्चों को खेलते देखते तो उनके मन में बच्चों के लिए प्यार उमड़ता। वे सोचते कि काश हमारी भी औलाद होती, परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा था, पंडित अध्यात्म की ओर बढ़ रहा था। उसे अब बच्चों से मोह न रह गया था, परंतु उसकी पत्नी गोदावरी 15 साल से निरंतर प्रयास कर रही थी। ना जाने कितने पूजा पाठ करती, ना जाने कितने मिन्नतें मांगती। अंत में उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और अपने पति का दूसरा विवाह करने की ठान ली। एक दिन गोदावरी पंडित देवदत्त से कहने लगी, अब आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर देवदत्त को यह लगा कि वह मजाक कर रही है, इसीलिए उसने अपनी पत्नी की बात को टालते हुए कहा, लाओ मुझे खाना दो, बड़ी भूख लगी है। इस पर गोदावरी ने कहा, मैं आपसे मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। पंडित देवदत्त अपना वर्तमान का सुख नहीं खोना चाहते थे। वे जानते थे कि घर में सौत आ जाएगी तो घर में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, इसीलिए वह विवाह के लिए मना कर रहे थे। परंतु गोदावरी तो जैसे जिद पर अड़ी थी। वह गंभीर होकर अपने पति से कहने लगी, मैं बच्चे के लिए सौत से अपनी छाती पर मूंग दलवाने के लिए तैयार हूँ, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। जब पंडित ने देखा कि उसकी पत्नी अटल है, वह इतने गंभीर रूप से बोल रही है, तो उसने अपनी पत्नी को गले से लगा लिया और कहने लगा, मुझसे यह नहीं होगा, मुझे बच्चे की अभिलाषा नहीं है। इस पर गोदावरी ने कहा, तुम्हें भले ही बच्चे की लालसा ना हो, परंतु मुझे है। अपनी खातिर ना सही तो मेरी खातिर ही दूसरा विवाह कर लीजिए। पंडित ने पूरी तरह से विवाह के लिए अब मना नहीं किया, हाँ भी नहीं किया था, परंतु उनकी तरफ से थोड़ी थोड़ी हामी लग रही थी। गोदावरी को बस यही काफी था। पंडित को यही लग रहा था कि अब वह इस उम्र में अपने सिर पर माउट सजाएगा तो लोग तो चार बातें बनाएंगे और फिर मेरे स्कूल के मित्र वो तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं इन सब बातों को कैसे सहन करूंगा। पंडित के मन में तो ऐसी बातें चलती रहती थी। इधर गोदावरी ने विवाह की सारी तैयारियां करना शुरू कर दिया। पंडित को अपने विवाह के लिए कुछ ना करना पड़ा। गोदावरी ने सारी तैयारियां खुद की। उसने अपने पास से रुपए ही नहीं बल्कि अपने गहने और वस्त्र भी उस विवाह के लिए न्यौछावर कर दिए। देखते ही देखते पंडित का दूसरा विवाह हो गया। घर में नई बहू आ गई। बहू का स्वागत तो गोदावरी ने इस प्रकार किया मानो कि वह अपनी सौत नहीं बल्कि अपनी बहू लेकर आई हो। आसपास के लोग तो
यह देखकर बहुत हैरान थी। वे सोच रहे थे कि ऐसी औरत पहली बार देखी है जो इतनी खुशी के साथ अपनी सौत अपने घर ला रही है। पंडित की दूसरी पत्नी का नाम गोमती था। गोमती गोदावरी से उतना ही खौफ खाती थी जितना कि एक बहू अपनी सास से खाती है। गोदावरी भी उस पर सास की तरह हुक्म चलाती थी। शुरू शुरू में तो कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। कभी कभी पंडित को यही लगता कि गोदावरी गोमती के साथ सही नहीं करती। इसमें बेचारी गोमती का क्या कसूर? उसे इस उम्र में बूढ़ा पति मिला है, उसे किस चीज का सुख मैं दे पाऊंगा? परंतु वह गोदावरी से कुछ न कह पाता। गोदावरी हमेशा से घर को बहुत अच्छे से संभाल कर चली आ रही थी। पंडित को किसी काम से कोई भी मतलब न था। वह बस स्कूल चला जाता और वहां से लौट कर आ जाता। इसके अलावा बाजार से क्या लाना है, कपड़े खरीदने हैं या नहीं, घर में मसाले मिर्ची है या नहीं, किसी भी चीज से कोई भी लेना देना नहीं था। पंडित को मिर्ची से दिक्कत थी, उसे बवासीर की बीमारी थी, इसीलिए वह इन सब बातों का खूब ध्यान रखती थी। गलती से भी मिर्च रसोई घर में ना लाती थी। एक बार गलती से गोमती ने खाने में ज्यादा मिर्च डाल दी, जिसकी वजह से पंडित को दिक्कत हुई। इस बात से गोदावरी ने गोमती को खूब सुनाया। अभी तक गोमती ने कभी भी गोदावरी को कोई भी जवाब ना दिया था। वह उसकी हर बात सिर झुकाकर सुन लिया करती थी। गोदावरी के रवैये में बहुत परिवर्तन आने लगा था। वह पंडित जी को हमेशा तीखी नजरों से देखती और जब वह स्कूल से लौटकर आते तो उनके पास बैठकर गोदावरी की दिनचर्या सुनाया करती। पंडित कुछ भी ना कहता था। जब गोदावरी देखती कि पंडित गोमती को कुछ भी ना कहता तो वह धीरे धीरे समझने लगी कि अब काम ऐसे नहीं चलेगा। इसीलिए उसने अपने रवैये में फिर से परिवर्तन कर लिया। गोदावरी यह सब कुछ शायद इसलिए कर रही थी क्योंकि वह अपने पति के प्रेम को बढ़ते देख रही थी। वह अब गोमती से डरने लगी, उसके सौंदर्य से जलने लगी। रक्षाबंधन वाले दिन गोदावरी ने गोमती से मीठे चावल बनाने के लिए कहा। इस पर गोमती ने कहा, दीदी घर में चीनी नहीं है तो मीठे चावल कैसे बनाऊं? गोदावरी एकदम से भड़क गई। वह कहने लगी, चीनी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? जिसे छाती फाड़कर कमाना पड़ता है उसे ही समझ आता है, जिसे तू उड़ाना है उसे क्या समझ आएगा? इस बात ने घर में बहुत विकराल रूप ले लिया। जब शाम को पंडित घर आया तो उसने देखा कि घर में लड़ाई का माहौल बना हुआ है। पंडित बहुत सीधा साधा था। वह चुपचाप खाना खाकर सो गया। अब तो धीरे धीरे रोज रोज यही चिकचिक लगी रहती थी। पंडित को समझ आ गया, मुझे जिस बात का डर था वही हो गया। आखिर वह कब तक चुप रहता? एक दिन पंडित सोचने लगा, मुझे पूरी तरह से याद है कि गोदावरी ने इस विवाह में पूरी तरह से त्याग कर दिया, परंतु उसका एहसान मुझ पर है, ना कि गोमती पर। भला इसमें गोमती की क्या गलती है? गोदावरी को पंडित के मुंह पर साफ साफ झलकता था कि वह गोमती की तरफ है। इसीलिए अब गोदावरी ने पंडित से गोमती के बारे में बात करना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसकी ईर्ष्या और भी बढ़ती जा रही थी। अब वह पंडित से इतना दूर रहती थी मानो वह घर में है ही नहीं। अब वह पंडित की किसी भी चीज का ख्याल नहीं रखती। घर में क्या है क्या नहीं है इस बात से भी गोदावरी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन जब पंडित शाम को लौट कर आया तो उसे घर में जलपान के लिए कुछ भी ना मिला। पंडित हमेशा से ऐसा ही था, वह बाजार से कभी कुछ नहीं लाता, गोदावरी ही सब कुछ लाकर रखती थी। परंतु आज उसे कुछ भी ना मिला तो वह कहने लगा, क्या अब घर में जलपान के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा? इस पर गोदावरी ने कहा, अगर खाने का शौक था तो बाजार से लेकर आती। क्या मेरे पास नौकर हैं क्या जो मैं उन्हें भेजकर बाजार से सामान मंगवाऊं? गोदावरी के ऐसे वचन पंडित को तीर के समान चुभे, क्योंकि आज तक गोदावरी ने उससे ऐसे बात ना की थी। इस पर पंडित कहने लगा, धीरे बोलो,
भला इसमें क्या झुलझलाने वाली बात? गोदावरी ने कहा, मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ। मैं हर किसी की तरह मधुर नहीं बोल सकती। पंडित कहने लगा, आजकल तो तुम्हारा मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। कब गुस्सा हो जाती हो, कुछ समझ ही नहीं आता। इस पर गोदावरी उठकर खड़ी हो गई और बड़बड़ाने लगी। वह कहने लगी, हाँ हाँ, अब मैं आपको क्यों सही लगूंगी? अब तो मैं आपके लिए बुरी ही हो गई हूँ। सिर से लेकर पैर तक मैं गलत ही हूँ। अब मैं आपको अच्छी कहाँ से लगूंगी जब दूसरे लोग आपको पसंद आ गए हैं? गोदावरी ने अपने कमर से चाबी निकाली और चाबी को फेंकते हुए कहा, लो यह लो, अब मुझसे तुम्हारा घर नहीं संभाला जाएगा। इतना कहकर वह वहां से चली गई। आंगन में पड़ी वह चाबी 2-3 दिन तक नागिन की तरह वहीं पड़ी रही। उसके पास जाने की किसी की हिम्मत ना हो रही थी। अंत में हार कर पंडित ने वह चाबी उठा ली और फिर खुद ही घर संभालने लगा। जो पंडित कभी बाजार नहीं गया, अब वह बाजार से सारी वस्तुएं लाता। जो खुद के लिए कभी कपड़े नहीं खरीदा था, आज खुद के लिए भी और अपनी पत्नी गोमती के लिए भी कपड़ा खरीद कर लाने लगा। एक बार वह गोमती के लिए बहुत अच्छी साड़ी लेकर आया। गोमती ने वह साड़ी जब गोदावरी को दिखाई तो गोदावरी तो अंदर से और झुलस गई। वह कहने लगी, जो आदमी आज तक कभी एक टुकड़ा नहीं लाया, आज तुम्हारे लिए इतना सुंदर जोड़ा लाया है। चलो बदलाव तो आया। आसपास के भी लोग यही बोलने लगे, बेचारी गोदावरी की किस्मत कैसे अपने पति का विवाह कराकर लाई और आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह सब बातें सुनकर गोदावरी का गुस्सा और चढ़ता रहता। धीरे धीरे उसके अंदर इतनी ईर्ष्या भर गई कि अब वह कुछ भी सहन न कर पा रही थी। गोदावरी पूरी तरह से बदल गई। जो औरत फालतू का खर्च नहीं करती थी, उसने दिल खोलकर खर्च करना शुरू कर दिया। अब वह अपनी पसंद की मिठाइयाँ और फल पकवान सब कुछ मंगवाती और जी भरकर खाती। जन्माष्टमी का दिन था। पंडित वैसे तो कभी कोई काम ना करता था, परंतु जन्माष्टमी एक ऐसा त्योहार था जिसमें वह 2-3 दिन पहले ही झांकी सजाने लगता, निर्जल उपवास रखता। गोदावरी भी हमेशा निर्जल उपवास रखती थी, परंतु इस बार तो कुछ और ही रवैया था। पंडित ने हमेशा की तरह जन्माष्टमी की तैयारियां करना शुरू कर दिया। गोमती ने भी सोचा कि इस बार वह निर्जल उपवास रखेगी। जन्माष्टमी की तैयारियों में काफी खर्च होना था, परंतु गोदावरी ने इस बार उपवास रखने की ना सोची। जब पंडित बाजार से सामान लेने जा रहा था तो गोदावरी ने कहा, उसे बाजार से फल और मिठाइयाँ चाहिए। गोमती ने कहा, एक तो ऐसे ही इतना खर्च है, ऊपर से मिठाइयाँ और पकवान, कहाँ से आएगा सब कुछ? जिसको छाती फाड़कर कमाना पड़ता है उससे पूछो, जिसको उड़ाना है उसे क्या पता। आज गोमती ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जैसे कभी गोदावरी ने गोमती के लिए किया था। यह सुनकर गोदावरी की छाती एकदम फट गई। अब वह पूरी तरह से टूट गई थी। गोदावरी ने देखा कि उसके पति ने भी कुछ भी ना कहा, इसलिए अब उसकी उम्मीद कहीं से ना बची थी। अब वह जीना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपने जीवन को खत्म करने का निश्चय कर लिया। कुआर का महीना, आसमान में चांदनी छटकी हुई, वह गंगा के किनारे चली जा रही थी। वह मन में यही सोच रही थी कि काश उसका पति आए और उसे गले से लगा ले, परंतु वहां तो कोई भी ना था। उसे कुछ भी भूला ना जा रहा था। उसके कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। जब वह गंगा किनारे पहुंची, उस समय गंगा की लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थी। गंगा की लहरों का बड़ा ही भयानक रूप था। जिस तरह गंगा में उसकी लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थी, उसी तरह गोदावरी के मन में भी लहरों का सैलाब दौड़ रहा था। उसके मन में उसके पति की बातें और गोमती की कही हुई बातें दौड़ रही थी। वह गंगा किनारे बैठी घंटों सोचती रही और अंत में वह गंगा की लहरों में समर्पित हो गई।
गंगा की लहरों ने गोदावरी को अपनी गोद में ले लिया। इधर जब सुबह हुई तो घर में पाया गया कि गोदावरी अपने बिस्तर पर नहीं है। उसके बिस्तर पर एक खत मिला। उस खत में यह लिखा हुआ था, स्वामी, इस संसार में सिवाय आपके मेरा और कोई न था। मैंने आपकी खुशी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और अब आपका सुख यही है कि मैं इस संसार से विदा हो जाऊं। इसलिए ये प्राण आपके लिए भेंट हैं। मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। यह खत पढ़ते पढ़ते पंडित जमीन पर मूर्छित होकर गिर गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।